नमस्ते, जय हिंद, जॉय आई अहोम। आप सभी लोगों के बीच थोड़े विलम्ब से पहुंच पाई हूं क्योंकि कोई गाड़ी में तकनीकी ख़राबी आ गई थी जिसके कारण हमें रुकना पड़ा उसको चेक करा के, और फिर यहां हम लोग पहुंच पाए आपके बीच में। आप सबकी दुआओं से दुरुस्त पहुंच पाए। तो आज आप सबके बीच में यहां बारपेटा में आकर के बहुत मुझे खुशी महसूस हो रही है, ख़ास तौर से इसलिए क्योंकि मैं अब्दुल खालिक जी के सानिध्य में बैठी हूँ। अब्दुल खालिक जी को हमने सांसद के तौर पे देखा, हमने विधायक के तौर पे देखा, हमने ये देखा कि खालिक जी का जो अनुशासन है, जो संगठनात्मक अनुशासन है, और इसीलिए इस बार पार्टी ने एक बार फिर से खालिक जी को यहाँ उम्मीदवार बनाया। तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास इस चुनाव को लड़ने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। कांग्रेस पार्टी बनाम भाजपा ये चुनाव है, मुद्दा बनाम प्रोपेगेंडा ये चुनाव है। हम बात करेंगे भ्रष्टाचार की तो वो बात करेंगे बुलडोज़र की, हम बात करेंगे महंगाई की तो वो बात करेंगे मियाँ की, हम बात करेंगे बेरोज़गारी की तो वो बोलेंगे बांग्लादेशी। ये चरित्र है भाजपा का। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ये ठाना है कि हम इस चुनाव को जनता के मुद्दों पर लड़ने वाले हैं। चुनाव अपने चरम पर है। देश के 4 राज्यों में इस समय पर मुख्य चुनाव, विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, और उसी समय पर दूसरे 7 राज्यों में, जिसमें से त्रिपुरा भी है, महाराष्ट्र भी है, आपके पड़ोस में नागालैंड भी है और कुछ और राज्य हैं, वहाँ बाईपोल भी इस समय पर हो रहे हैं। लेकिन हम बदलाव की बात करते हैं तो वो भटकाव की बात करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। अब देखिए, कभी यहाँ पर अमित शाह आ जाते हैं, कभी नरेंद्र मोदी आ जाते हैं। हमने पूछा तो पता चला पता नहीं 60-70 दौरे हो चुके हैं इन 5 सालों में। ये भी हम सब जानते हैं कि जनता के पैसे से जो चार्टर्ड प्लेन चलाए जाते हैं उन पर उनकी आवाजाही, जनता के पैसे से जो खर्च किया जा रहा है उससे उनकी रैलियां यहाँ पर की जा रही हैं। और ऐसे में फिर यहाँ आकर के, चलिए कोई बात नहीं, आप जनता के पैसे पर आते हैं, आप आकर के नफ़रत फैलाने का काम कैसे कर सकते हैं? ये सवाल आज हम भाजपा से, प्रधानमंत्री से, माननीय प्रधानमंत्री, मेरे आपके हम सब के प्रधानमंत्री हैं। वोट हम किसी को भी करें पर प्रधानमंत्री तो हमारे वही हैं। और आज ये जो आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर ऑफ असम हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा जी, इनसे भी हम ये सवाल पूछना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, 2014 से लेकर के शुरुआत कीजिए और इस चुनाव तक भी लगातार भाजपा के नेताओं ने बार बार बांग्लादेशी, घुसपैठिया, ये एक नैरेटिव बनाने का प्रयास किया, सांप्रदायिकता फैलाने का प्रयास किया, मज़हब के नाम पे लोगों को भटकाने का, उनको बांटने का प्रयास जारी है। लेकिन आंकड़े उनके पास हैं नहीं। आंकड़े आपको हम देंगे, आज प्रेस वार्ता में देंगे। मैं आज बारपेटा में इस ऐतिहासिक क्षेत्र में बैठी हूँ जहाँ पर सत्र भी है। हम लोगों ने कल, हमारे बड़े नेता आए थे पवन खेड़ा जी, वहाँ दर्शन भी करके गए। हम तो मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, गुरुद्वारे भी जाते हैं, हम चर्च भी जाते हैं। लेकिन ये जो भाजपा के प्रधानमंत्री हों या मुख्यमंत्री हों, आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री, आउटगोइंग मुख्यमंत्री तो मशहूर हैं दूसरे प्रदेशों में जाकर के भी सांप्रदायिकता फैलाने के लिए, और बोल के आ जाते हैं क्योंकि इनके बयानों की कोई जिम्मेदारी है नहीं। अंग्रेज़ी में जिसे मोटर माउथ कहते हैं, उसका सीधा और बड़ा अच्छा उदाहरण असम के मुख्यमंत्री हैं। आप देखिए कि 2014 में पहली बार इस पूरी मुहिम की शुरुआत पुरजोर तरीके से की गई। शुरू तो बहुत पहले हो गई थी, 1997 में हो गई थी। 1997 पे भी मैं आपको लेकर के जाऊंगी। लेकिन 2014 में जब केंद्र में इनकी सरकार बनी और यहाँ से चुने हुए सांसद, उन सांसद महोदय का नाम था कामाख्या प्रसाद तासा, उस समय जोरहाट के सांसद चुनकर के आए। उनके बड़े बयान हैं, आप गूगल कर लेंगे, आज तो स्मार्टफोन्स का ज़माना है, आपको मिल जाएंगे। कामाख्या प्रसाद तासा ने सीधे स्पष्ट तौर पर उस समय ये कहा कि 15 दिन के अंदर भाजपा का युवा मोर्चा घुसपैठियों के खिलाफ एक मुहिम शुरू करेगा। घुसपैठिए कौन हैं, कितने हैं,
ये किसकी बात कर रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, इसके आंकड़े भाजपा के पास नहीं हैं। असम को असम से लड़ाने का काम, झारखंड को झारखंड से लड़ाने का काम, भारत को भारत से, इंसान को इंसान से लड़ाने का काम भाजपा जो कर रही है, उसी मुहिम में कामाख्या प्रसाद तासा ने ये दावा किया। और उस दावे के साथ ये भी कहा, पूरी रणनीति बताई, रोड मैप बताया, ये कहा कि हम घर घर जाएंगे और हम घर घर जाकर के ये प्रचार करेंगे कि आप इन्हें चिन्हित करें, इनकी पहचान करें। हम पहले घुसपैठियों से कहेंगे, ऐसा कामाख्या प्रसाद तासा ने कहा कि भाजपा का युवा मोर्चा उन्हें कहेगा या तो आप खुद चले जाएं, नहीं तो हम घर घर जाकर के लोगों से बोलेंगे कि आप उन्हें काम देना बंद करें ताकि वो अपने आप ही इस देश को छोड़ करके चले जाएं। ठीक वही बात जो अभी कुछ दिन पहले इस देश के आउटगोइंग सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कही, वही बात उस समय 2014 में कामाख्या प्रसाद तासा जो हैं, कामाख्या प्रसाद तासा कह चुके थे। अब आप ये देखिए, उसके बाद अमित शाह आते हैं, उसी बात को दोहराते हैं। 2014 से लगातार जिस बात को उनके सांसद कहते आ रहे थे, अब पिछले 5 सालों में हमने देखा कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी बार बार आकर उस बात को दोहरा के गए। अभी बीते कुछ हफ्तों में तो आपने देखा कि हद ही हो गई। आपके जो आउटगोइंग सीएम हैं, वो जो 2021 में ये दावा कर रहे थे कि हम एक एक को चुन करके निकाल देंगे, हम पता लगा लेंगे कौन है, कितने हैं, कहाँ हैं, ये वो लोग हैं जो आज तक जनगणना तो करा नहीं सके हैं पिछले 15 साल में। वो कहने लगे कि हम चुन चुन कर निकाल लेंगे और भगा देंगे। अभी उन्होंने हाल ही में असम में एक बड़े, गुवाहाटी के बड़े होटल में हो रही एक चैनल की कन्क्लेव में ये कहा कि मैं तो अपनी पूरी उम्र लगा कर के भी, कितने बेचारे बन के उन्होंने कहा, मैं तो अपनी पूरी उम्र लगा कर के भी इस प्रदेश से घुसपैठियों को नहीं निकाल पाऊंगा। ये काम तो असम की जनता को करना होगा। यहाँ सच साफ दिखाई देता है। अभी कल योगी आदित्यनाथ, हैरान हो जाएंगे आप सुनकर के, जिन्होंने आपके यहाँ आकर क्या बयान दिया, कल मजहबी बयान देने का प्रयास किया, बांटने का प्रयास किया, वही योगी आदित्यनाथ, आपको हैरानी होगी, आज हरियाणा के और उत्तर के सारे जो अखबार हैं उसमें सुर्खियां हैं कि 331 परिवारों को, हिंदू बांग्लादेशी परिवारों को उत्तर प्रदेश में बसाने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया। यानी बांग्लादेश आपके लिए मुद्दा नहीं है, हिंदू मुसलमान मुद्दा है। असम में आकर के, झारखंड में जाकर के, छत्तीसगढ़ में जाकर के, महाराष्ट्र में जाकर के, हर प्रदेश में जाकर के आप बांग्लादेशी घुसपैठिया ये बोलेंगे, लेकिन असम में आते ही आप एनआरसी के आंकड़े भी बाहर नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि वो आंकड़े आपको आईना दिखाते हैं, आपकी सांप्रदायिकता, धर्म, मजहब की राजनीति का आईना दिखाते हैं। अब मैं आपको बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, दूध का दूध, पानी का पानी करके, ब्लैक एंड वाइट में आंकड़े बताऊं अगर, तो देखिए मनमोहन, ये आंकड़े मैं आपको प्रेस रिलीज के माध्यम से भी दूंगी, सभी मीडिया के साथियों के पास ये प्रेस रिलीज पहुंचा दिया जाएगा। मनमोहन सरकार के, जो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, जो 10 साल की सरकार थी, उसमें एक एक साल में आपको बताऊं, 2005 में, 2014 में आप अगर देखें, 2014 के बाद मोदी सरकार के आंकड़े हैं 1989, उनका पहला साल, हमारा पहला साल 2005, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में। ये गृह मंत्रालय के आंकड़े मैं आपको बता रही हूँ, कांग्रेस पार्टी के आंकड़े नहीं हैं। 2005 में हमारी पहले साल की सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 14,916 घुसपैठियों को बाहर करने का काम किया गया। वहीं मोदी सरकार के पहले साल में 989 ओनली। 2006 में हमारी सरकार के दूसरे साल में, यूपीए सरकार के दूसरे साल में 13,692 निकाले गए। 2015 में 474, मात्र आधा हो गया, 989 से आधा नंबर आ गया। 2007 में हमने 12,135 घुसपैठियों को, जो गैर कानूनी तौर से हमारे देश में आ गए थे, उन्हें बाहर किया। 2016 में मोदी सरकार का आंकड़ा और थोड़ा कम आते हुए 308 पे सिमट गया। 2008 हमारी सरकार का चौथा साल, 12,625 को डिपोर्ट किया। 2017 में मोदी सरकार ने ये 3 डिजिट से 2 डिजिट पर आ गए, 51, मात्र 51 लोगों को बाहर किया। 2009 में हमने 10,602 को बाहर किया। 2018 में, अब क्योंकि 2019 पास आने लगा था और ये जो सांप्रदायिकता का नैरेटिव था, नफरत का नैरेटिव था, अब इसको थोड़ी क्रेडिबिलिटी भी देनी थी, इसको थोड़ा वजन देना था।
अब 51 से तुरंत उठ करके ये जो नंबर है 445 हो गया। तब भी 989 से ऊपर नहीं गया जो पहले साल में था, 445 मात्र बाहर किए हमने। 10,602 2009 में बाहर किए थे। 2010 में हमारी सरकार में 6,290 बाहर किए गए, 2019 में 299 मात्र बाहर किए गए, 2011 में हमने 6,761 बाहर किए, 2020 यानी इनकी सरकार का जो 8वां साल था उसमें 7वां साल माफ़ कीजिएगा 258 बाहर किए गए। 2012 में हमारी सरकार ने 6,537 लोगों को डिपोर्ट किया, जबकि मोदी सरकार के उसके बराबर के साल में 246 मात्र बाहर भेजे गए। और उसके बाद हमारी सरकार का जो अंतिम साल था, आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखेंगे, हमारा 5 डिजिट से 4 डिजिट में आया, वो इसलिए क्योंकि 89,000 के आसपास 10 साल में बाहर करके वो धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती चली गई और वो अंत में हमने 5,234 लोगों को अंतिम साल में बाहर किया और ये मुहिम जारी रहती। लेकिन भाजपा सरकार ने आकर के 2022 में फिर 19 में चुनकर दोबारा आए, 21 का मैंने आपको बताया, 22 में मात्र 163 लोगों को, और अब 23 में आप दोबारा देखिए ये ग्राफ और इस पैटर्न को पढ़िए कि 2023 में दोबारा से फिर ये नंबर बढ़ के 163 से 411 हुआ, क्योंकि 2024 में चुनाव आने वाला था। तो ये जो सरकार है, चुनावों में घुसपैठियों को याद करने वाली सरकार है। टोटल नंबर, और इसे आप छापिएगा ज़रूर, कांग्रेस की सरकार ने, यूपीए की सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में 88,992 घुसपैठियों को देश से डिपोर्ट करने का काम किया, उनके देश में वापस भेजने का बाइज्जत काम किया। जबकि भाजपा सरकार ने अपने 11 साल में 2024 तक सिर्फ 3939 सिर्फ इतने घुसपैठियों को डिपोर्ट करने का काम किया। अब आप ये समझिए कि आंकड़ों से ये सरकार इतना भागती क्यों है। इसलिए भागती है, आंकड़े आपके सामने होंगे, इस टेबल को आप इसी तरीके से छाप सकते हैं, क्योंकि हम हवाबाजी नहीं करते, हम आंकड़ों के साथ सच बोलते हैं। और मोदी सरकार तो आंकड़ों से भागती है, हेमंता आंकड़ों से भागते हैं, आंकड़े उनका पीछा करते रहते हैं किसी भूत की तरह से, जो हम कभी रुकने नहीं देंगे। इन आंकड़ों से उनका पीछा हम करवाते रहेंगे। अब ये डराने का जो काम है, ये इनकी पुरानी फितरत है। मैंने आपसे कहा मैं आपको इतिहास में लेके चलूँगी। अब मैं हिमंता बिस्वा शर्मा और भाजपा की तरह तो हूँ नहीं कि बोल दूँ बॉडी डबल है और फिर वो बाद में उसको साबित ना कर पाएँ। हम आपको जो बात कहेंगे उसको साबित करके ये बताना चाहते हैं कि भाजपा की ये जो डराने की, नफ़रत की फितरत है और ये जो आदत है, ये 1997 से तब शुरू हुई जब उनकी सरकार के गृह मंत्री उस समय के इंद्रजीत गुप्ता ने संसद में ये दावा किया कि 10 करोड़ घुसपैठिए भारत में घुस आए हैं, जिसकी पुष्टि उस समय के असम में राज्यपाल थे एस.के. सिन्हा, उन्होंने उसकी पुष्टि। হিমন্ত বিশ্বৰ যিমানে দম্ভ কৰক, তেওঁৰ নিচিনা ভয়াতুৰ মানুহ অসমৰ ৰাজনীতিতো নাই আৰু ভাৰতৰ ৰাজনীতিতো নাই। যিদিনা বিজেপি শাসনৰ পৰা ক্ষমতাচ্যুত হ'ব, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেজ বেকা কৰি ক'ব মোক কংগ্ৰেছত লওক, মোক কংগ্ৰেছত লওক। আৰু সেইদিনা ৰাহুল গান্ধীয়ে ইতিমধ্যেই ঘোষণা কৰিছে, আৰু আমি সকলো কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে কৈ দিছোঁ, কোনো কাৰণত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছৰ দুৱাৰ খুলিব নালাগে। কাৰণ তেখেতে যিবোৰ কৰ্মকাণ্ড কৰি আছে, অসমৰ সম্পদ যিদৰে তেখেতে আম্বানী, আদানী আৰু নিজৰ পৰিয়ালক দি আছে, কোনো কাৰণত তেওঁক কংগ্ৰেছ দলত ল'ব নালাগে। ৰাহুল গান্ধীয়ে কোৱাৰ দৰে আইনসংগতভাৱে তেখেতক জেলত পঠাব লাগে, ইয়াত অন্য কোনো কথা নাই। আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দৰে ভয়াতুৰ ৰাজনীতিবিদ আন কোনো নাই। কোনোবা দিন ইমান দিন বিৰোধী দলত থাকি পাইছে নেকি তেওঁ বিজেপিটো কেতিয়া গৈছে? যেতিয়া কেন্দ্ৰত বিজেপি চৰকাৰ হৈছে। বিজেপি বিৰোধী দলত থাকোঁতে যোৱা নাই, বিৰোধী দলত থাকিবই নোৱাৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ক্ষমতাত আছে কাৰণে বিজেপিত আছে, নেজ দাঙি আহি যাব, ইয়াত কোনো ভুল নাই। এইও দিয়া এই নিৰ্বাচনত কেইখন আসন পায় সেইটোও চাই থাকক, আৰু এই কথাবিলাক কৈ বিজেপিকহে সহায় কৰা হ'ব। ইমান দিনে মই YC সম্পৰ্কত মই এইবাৰ একো কোৱা নাই, তেখেতক বহুতেই বিজেপিৰ এজেণ্ট বুলি কয়। কিন্তু এই কথাটো, যিটো কথা আপুনি ক'লে এইমাত্ৰ,
যে ইউডিএফৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব এইটোতো দেখা দেখি বিজেপিক লাভান্বিত কৰিব আৰু ইউডিএফ দল যাৰ কোনো এজেণ্ডা নাই যাৰ কোনো ভিজন নাই যি দলৰ বিধায়িনী যি দলৰ সুপ্ৰিমৰ ভাই আৰু বিধায়ক সিৰাজুদ্দিন আজমলে হিমন্ত বিশ্বক শ্ৰেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি কৈছে সেই দলটোক এইবাৰ ৰাইজে প্ৰত্যাখ্যান কৰিব আৰু খুব কম দিনৰ ভিতৰত ইউডিএফ দলটো অসমৰ ৰাজনীতিৰ পৰা নাইকিয়া হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা বাদ দিয়ক অসমৰ ৰাজনীতিৰ পৰা নাইকিয়া হ'ব এই দলটোৰ অৱস্থা ইউএমএফৰ দৰে হ'ব আৰু ইউএমএফতকৈ বেয়া হ'ব কাৰণ ইউএমএফক মানুহে সন্মান কৰিছিল এখেতসকলক সন্মানো নকৰে কাৰণ ইউএমএফে ৰাজনৈতিক দালালি কৰা নাছিল বেপাৰ কৰা নাছিলে ইউএমএফে তেওঁলোকৰ যিসকল শত্ৰু বুলি গণ্য কৰে তেওঁলোকক এনেকৈ প্ৰশংসা কৰা নাছিল যি প্ৰশংসা আজমল ডাঙৰীয়াই কৰে আজমল ডাঙৰীয়াৰ তলা চাবিৰ সকলো চাবি এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হাতত সকলো চাবি এটা এপাত চাবিও আজমল ডাঙৰীয়াৰ নিজৰ হাতত নাই গতিকে এই দলটো এইটো যদি আৰু আনকি এবাৰ হিমন্ত বিশ্বকো ৱাইচি আজমল ডাঙৰীয়াই যিমানে চেষ্টা কৰক হিমন্ত বিশ্বক যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত 9181 307 2221